नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। फायदे के फंड्स के एपिसोड 2 के इंटरव्यू सेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के मेहमान है जेम फाइनेंशियल के हेड सीनियर फंड मैनेजर असित भंडारकर जी। असित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो कि म्यूचुअल फंड्स एक बड़े कॉर्पस तैयार करने में कैसे मददगार साबित होते हैं? ये अच्छा सवाल है आपका। एंड अगर आपने कुछ सालों से देखा है कि म्यूचुअल फंड को लोग एक अलग नजरिए से भी देखते हैं। एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ कैसे एक अच्छा कॉर्पस बनाया जा सकता है, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने पिछले 20 सालों में दिखाया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कुछ पिछले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री की ग्रोथ सब्सटेंशियल हुई है, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने धीरे धीरे करके एक एक टिपिकल इन्वेस्टिंग पैटर्न को एस्टेब्लिश किया है, जिससे इन्वेस्टर का भी फायदा हो और एक अच्छा इकोसिस्टम बने इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए भी। कॉर्पस के लिए एक आदमी जब इन्वेस्ट मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो क्यों इन्वेस्ट करता है? क्योंकि उसके पास एक सरप्लस होता है, उसको अपने फ्यूचर के लिए फ्यूचर की चिंता होती है। एंड जो इन्फ्लेशन है, जो उससे उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है। म्यूचुअल फंड के पास एक अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। जैसे इक्विटी प्रोडक्ट हैं जो इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करते हैं, डेट प्रोडक्ट्स हैं एक जो स्टेबल रिटर्न देते हैं, और कुछ हाइब्रिड प्रोडक्ट होते हैं जो काफी लॉन्गर टर्म में आपको स्टेबल और अच्छा रिटर्न देते हैं। तो एक डिसिप्लिन तरीके से अगर आदमी शुरू करे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, और अर्ली इन्वेस्टमेंट मतलब एकदम यंग एज पे शुरू करे, तो उसको पूरा कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है। आज इस इंडस्ट्री ने बहुत पीरियड में लोगों को दिखाया, आज 10 साल 20 साल का आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, कैसे लोगों ने अच्छे रिटर्न बनाए हैं। और अभी अपने देश का भी जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव होते जा रहा है। आप देख रहे हो कि कैसे अपनी जीडीपी ग्रो कर रही है, दुनिया के हिसाब से अपनी पर कैपिटा इनकम और जीडीपी कैसे बढ़ती जा रही है। तो एक गोल्डन पीरियड इस कंट्री के लिए भी शुरू हो रहा है, और हमारे इन्वेस्टरों के लिए भी, और हमारे कॉरपोरेट्स के लिए भी आ रहा है। सो जी सर, सो आपने कहा सो कि जी जी सर, आपने कहा कि अर्ली स्टेज में लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए निवेश करना। आपके हिसाब से वो सही एज क्या है सर, जब स्टार्ट कर दे कि अब सेविंग करते हैं और म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते मैडम, एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप अच्छे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जिनका नाम है, अगर आप देखेंगे वॉरेन बुफे जैसे भी इन्वेस्टर है, उन्होंने इन्वेस्टिंग 15 साल के कम उम्र में शुरू की थी। ठीक है, वो एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट जैसे कि आपकी जो पहली इनकम आती है, पहली सैलरी आती है, आपको उसी दिन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि टेम्पटेशन बहुत होती है खर्च करने की। ठीक है, आप सारे अपने नीड्स के, अपने लग्जरीज पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से कॉर्पस बनाया तो आपको उसको कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है। अगर आप देखेंगे एक एक एट 7-10% भी अगर आपका पैसा कंपाउंड होता है, तो 10-15 साल में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इसीलिए आपको इन्वेस्टिंग, जैसे जैसे आपकी थाली में, जैसे आप हर चीज को स्प्रेड करके रखते हैं, जैसे हैं? चपाती भी होती है, सब्जी भी होती है, नमक भी होता है, और स्वीट भी होता है। ऐसे इन्वेस्टिंग भी आपका एक कोर एक्टिविटी होनी चाहिए। आपको इन्वेस्टिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्पेशली एट अ यंग एज। आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो, एट अ ओल्डर एज यू कैन नॉट टेक रिस्क। इसीलिए मैंने कहा कि आपको जल्दी शुरू करना चाहिए, और जितने जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए। जी जी। इसी से मेरा दूसरा सवाल है कि फ्लैक्सी कैप फंड्स को आप कैसे देखते हैं? मैडम देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड जो एक इक्विटी प्रोडक्ट है, जिसमें फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उनको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लार्ज कैप स्टॉक भी ले सकते हैं, मिड कैप भी ले सकते हैं, स्मॉल कैप भी ले सकते हैं। पूरे एक उनका एक मिश्रण तैयार कर सकते हैं। किसी सेक्टर में कितना रखना है, उसमें भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सो फ्लेक्सी कैप फंड का बेनिफिट क्या है?
कि अब जैसे 2020 से जब कोविड आया और वहां से जो एक माहौल दुनिया में एक थोड़ा एक वोलेटाइल सा माहौल बन गया, जहाँ पे काफी उथल पुथल हो रही है, कुछ नेगेटिव है, फिर नेगेटिव से कुछ पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे एनवायरनमेंट में कॉन्स्टेंटली अलग अलग सेक्टर चलते हैं, अलग अलग मार्केट कैप के स्टॉक चलते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा फंड है जिसमें फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो पूरी तरीके से इस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करके इन्वेस्टर को ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सके। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, पिछले साल स्मॉल कैप इंडेक्स ने बहुत बुरा परफॉर्म किया था। मतलब अगर आप देखेंगे 2022 में स्मॉल कैप इंडेक्स ने नेगेटिव 15 से 20% का रिटर्न दिया था। तो उस टाइम पे अगर आपने केवल स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया होता तो आपके रिटर्न्स नेगेटिव होते, जबकि आपका जो लार्ज कैप इंडेक्स था मोर और लेस पॉजिटिव और फ्लैट था। मिड कैप भी थोड़े ठीक किए थे। सो एक फ्लेक्सी कैप फंड में ये क्षमता होती है कि बुरे वक्त पे वो स्मॉल कैप से दूर रहे और अच्छे वक्त में उनके स्मॉल कैप को ऐड करें। जैसे 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 अगर हम बताएंगे हमारे फंड में, जैसे अगर आप देखेंगे पिछले साल स्मॉल कैप की जो परसेंटेज थी बहुत कम थी, 4-5% थी। बट जैसे जैसे हम 2023 में आए हमने इसको बढ़ा के 15 से 20% कर दिया, और उस चीज का बेनिफिट एक फ्लेक्सी कैप फंड के इन्वेस्टर को मिलता है। सो एक मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर की कोर पोर्टफोलियो, मतलब एक कोर पोर्टफोलियो में एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड जरूर होना चाहिए। जी सर, पिछले 3-4 सत्रों से जो बाज़ार गिरा है और जिनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप या मिड कैप वाले स्टॉक्स रहे होंगे, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा पिट गए हैं स्मॉल कैप और मिड कैप वाले फंड्स। मैडम देखिए, उतार चढ़ाव तो ये बाजार में होते रहते हैं। बट अगर आप देखेंगे जिस हिसाब की रैली हुई है स्मॉल और मिड कैप में, तो जिसको हम लोग बाजार में कहते हैं कि लॉस इन प्रॉफिट हुआ है, एब्सोल्यूट लॉस नहीं हुआ है। हो सकता है कि किसी ने इस मार्केट के टॉप पे खरीदा होगा तो उन्हें लॉस हुआ होगा, बट अगर आप देखेंगे मार्केट आज काफी अच्छा चल रहा है। इन एब्सोल्यूट टर्म्स लोगों ने लॉस नहीं किया है। दूसरा, क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, उनको एट एवरी करेक्शन आपको अपने पोर्टफोलियो की तरफ ध्यान से देखना चाहिए कि क्वालिटी क्या है आपके पोर्टफोलियो। क्या आपके पोर्टफोलियो की क्वालिटी, आपने कहीं लो क्वालिटी के स्टॉक लालच में तो नहीं ले लिए? सो एक म्यूचुअल फंड में कैसा होता है, जैसे हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिससे कि हम एक क्वालिटी पे फोकस करते हैं, रेशियोज पे फोकस करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, तो हमारी पोर्टफोलियो क्वालिटी हायर होती है। वेरेज इंडिविजुअल इन्वेस्टर कभी कभी इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते। सो मेरा एडवाइस यही होगा कि अगर आपको लॉस है या फिर आपके पास समझो कुछ गलत स्टॉक आ गए हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे लॉस हो गया मैं क्या करूं। आपको ये करना चाहिए जो सही चीज है, कि अगर कोई चीज गलत आपके पास है आपको उसको बेच देना चाहिए, आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए, और आपको अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस कंट्री का फ्यूचर ब्राइट है। इस हमारे कॉर्पोरेट्स अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया में हमारी साख अच्छी हो रही है, इसका बेनिफिट आपको अच्छे स्टॉक्स के थ्रू लेना चाहिए। जी बिल्कुल। आसिफ जी, हम पहले बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स एसेट एलोकेशन में फ्लेक्सी कैप किस तरह से अहम साबित हो सकते हैं। इसी से मेरा अगला सवाल है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इनका हिस्सा कितना होना चाहिए? मैडम देखिए, ये एक्चुअली एक फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक है। ठीक है, अभी जैसे मेरा काम है, मैं फंड मैनेजर हूँ, मेरा काम है लोगों का पैसा जो हमें देते हैं लोग, उसको पैसा हम बाजार में लगाते हैं। बट वो आदमी पैसा कितना डाले, ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग का विषय है, और उसके काफी अलग एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। तो मैं अपने थॉट्स रखूंगा। देखिए, इक्विटी हायर रिस्क प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड मैंने बताया काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, ये मार्केट के साथ चलते हैं, काफी कंसिस्टेंट रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। सो आपके पास एक कोर होल्डिंग में फ्लेक्सी कैप हो सकता है। अब देखिए कैसा है कि 25 ईयर ओल्ड कोई होगा, 25 साल का आदमी होगा, उसके पास अगर 50% अपने इक्विटी एलोकेशन का अगर फ्लेक्सी कैप है तो कोई गलत नहीं है। बट अगर एक 60% 60 ईयर ओल्ड आदमी होगा, 60 साल प्लस का आदमी होगा, उनके पास इक्विटी एलोकेशन ही कम होना चाहिए। एंड उसमें भी अगर लोअर उनका फोकस ये होना चाहिए कि कंसिस्टेंट रिटर्न तो होना ही चाहिए, बट लोअर रिस्क प्रोडक्ट्स होने चाहिए उनके पास। तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग का विषय है मैडम। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अपने यूनिवर्स में सेंटर में सन है, ठीक है, और सारे प्लैनेट अगल बगल में हैं, सूरज है, और सारे प्लैनेट अगल बगल में हैं।
वैसे ही फ्लेक्सी कैप फंड एक कोर होल्डिंग की तरह आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा मार्केट की उथल पुथल को संभल के पोर्टफोलियो चर्न करके आपको एवरेज से बेटर रिटर्न देने की कोशिश करता है। ये मैंडेट है फ्लेक्सी कैप फंड के पास। जी। आ, आज की तारीख में कोई अगर 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करना चाहे तो उसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या होना चाहिए? बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि सर हर एक आदमी अलग होता है, हर एक आदमी के नीड्स अलग होते हैं, उनके गोल्स अलग होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनकी उनके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अलग होती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि अगर अगर आपने मुझे कहा कि भाई ठीक है, ये जैसे आपने जो अमाउंट कहा कि ये मुझे पूरे इक्विटी में डालना है, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए आज आपको क्या दिख रहा है बाहर, आज आपको ये दिख रहा है कि मार्केट में बहुत अच्छी रैली हो चुकी है, स्मॉल और मिड कैप काफी शायद महंगे भी हो चुके हैं, और दुनिया में आज एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है, मिडल ईस्ट में वॉर है, यूक्रेन में वॉर चल रहा है। दूसरा और काफी इम्पोर्टेंट है कि ब्याज दर यूएस में बहुत हाई हो चुकी है, जीरो के करीब ब्याज दर होती थी कुछ सालों पहले, और आज के दिन में 5% के ऊपर ब्याज दर हो चुकी है। हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ होम लोन सारे जो रिटेल लोगों को जो मिल रहे हैं वो भी काफी महंगे हो गए हैं। तो जो जो संकेत दिख रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल समय रहेगा, जीडीपी स्लो डाउन डेवलप्ड वर्ल्ड में आ सकती है, ऐसे समय में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए लोगों को। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि आपका जो इक्विटी एलोकेशन है, आपको मैक्सिमाइज रिटर्न, देखिए क्या है इंडिया में, जैसा मिड और स्मॉल कैप जो सेक्टर हैं, स्टॉक्स हैं, और उसमें जो सेक्टर्स जो जहाँ पे मिड और स्मॉल कैप हैं, वो हाई ग्रोथ सेक्टर है। ये एक लंबे समय के लिए जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, समझे किसी के पास 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 3 साल भी शायद, काफी अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है स्मॉल और मिड कैप में। जबकि लार्ज कैप में संभले हुए स्टॉक होते हैं जिनकी काफी साइज हो चुकी है, जैसे अब लार्ज कैप में से रिलायंस, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो यहाँ पे आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलता है। लेकिन जो आज इकोसिस्टम बन रहा है, जो जहाँ पे जो जियोपॉलिटिक्स का रिस्क सब आपको दिख रहा है, इस इसमें आपको लार्ज कैप की तरफ ज्यादा पैसे एलोकेट करने चाहिए, मिड और स्मॉल कैप की तरफ आपकी एलोकेशन कम होनी चाहिए। जो एलोकेशन होगी भी हो, आपको एसआईपी रूट के थ्रू करनी चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि एक अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ आप ध्यान रख सकते हो, जो ये काम आपके लिए करेगा। तो आप कह रहे हैं कि करोड़पति बनने में म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी में आप लार्ज कैप के तरफ रुझान रखें। जी। जी, क्योंकि देखिए आज जो सिचुएशन है उसमें लार्ज कैप की वैल्यूएशन हमें काफी अच्छी लगती है, लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से लार्ज कैप्स काफी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, जबकि मेरे ख्याल से स्मॉल कैप्स काफी महंगे हो गए हैं। एंड ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप कंपनी में कोई खोट है या ग्रोथ में कोई इश्यू है, बट जो जो एक जो जो अभी ग्लोबल जो सिनेरियो बन रहा है, जिसमें थोड़ा रिस्क बढ़ते जा रहा है, जिससे वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, इस सिनेरियो में लार्ज कैप आपको ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, मिड और स्मॉल कैप में आपको थोड़ी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी। और प्राइस भी लार्ज कैप में हमें वैल्यूएशन कुछ कुछ सेक्टर में काफी अच्छा लगता है। जी ठीक है। अगले साल आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल कितने लोग जुड़ सकते हैं? मैडम देखिए, अभी क्या जो अब अगले कुछ महीने आपको पता है कि डोमेस्टिक में भी यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, कुछ स्टेट्स में इलेक्शन है, सेंटर में इलेक्शन है, तो काफी अनसर्टेनिटी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। ये हमारा व्यू है। दूसरा, जो ग्लोबली ब्याज दर बढ़ी है, इसके कारण हो सकता है कि कुछ डेवलप्ड मार्केट्स में स्लो डाउन आए, एंड उसके वजह से कुछ वोलेटिलिटी रहे मार्केट में। बट अगर हम लोग 6 महीने आगे देखते हैं, तो अगले साल की तरफ जैसे आपने बात किया, तो ये वोलेटिलिटी कम होगी, हमारे इलेक्शन पूरे हो चुके होंगे, क्लैरिटी होगी, इंडिया एक नए ग्रोथ पाथ पे निकल पड़ा होगा। ग्लोबली भी जो ब्याज दर बढ़ी है, अगर स्लो डाउन आ जाता है तो ब्याज दर कम होना शुरू होगी। तो नेक्स्ट ईयर हमारे हिसाब से कुड बी मोर ऑप्टिमिस्टिक, बट वो दिन आने से पहले अगले कुछ महीनों के लिए हमें एक वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मेंटल प्रिपरेशन से हम अगर ये अगले 3 4 6 महीने फेस कर लें,
तो मेरे ख्याल से उसके आगे फ्यूचर थोड़ा ब्राइट है। जी, अगर मार्केट के लिहाज से बात करूँ तो अक्टूबर बहुत बुरा रहा है। इन्वेस्टर से करीब 10 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो डूब गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब लोग को मार्केट छोड़कर म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहिए? नहीं, देखिए मार्केट में जैसे मैंने बताया, अगर आप जानते हैं स्टॉक्स के बारे में, आप स्टडी अच्छा करते हैं, तो आज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बहुत है। ठीक है, 20 साल पहले जब हमने हमारा करियर स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलना भी मुश्किल था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इंफॉर्मेशन। इतनी डिजिटल चीजें नहीं थी। आज कोई कंपनी की रिजल्ट आती है बीएससी वेबसाइट पे, 5 मिनट में आपको सारा डिटेल मिल जाता है। आपको काफी इंटरनेट पे उसके डिटेल्स पता होते हैं। तो अगर आप ये सब स्टडी कर सकते हो, इसके लिए आप समय दे सकते हो, और आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी अच्छी है, तो आप जरूर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन किसी के कहे सुने बातों पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे अच्छा आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेके आपके साइज के हिसाब से म्यूचुअल फंड या फिर पीएमएस या फिर एआईएफ जैसे स्ट्रक्चर्स में आपको ज्यादा फायदा होगा लॉन्ग टर्म। तो सर क्या म्यूचुअल फंड में ये वक़्त एकमुश्त पैसा लगाने का है या एसआईपी के ज़रिए अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए लोगों को? जी, देखिए एसआईपी तो एक और एवरग्रीन रूट है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए तो भी आप जीतते हो, क्योंकि आपने थोड़ा पैसा लगा दिया एंड यू आर लैडरिंग अप योर इन्वेस्टमेंट। और अगर मार्केट कल गिर जाता है तो आप अच्छा एवरेज करते हो। तो एसआईपी के लिए तो सोचना ही नहीं चाहिए। और आप देख सकते हो एसआईपी के रूट से आज कितना पैसा मार्केट में आ रहा है, क्योंकि मार्केट को सही तरीके से टाइम करना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आप मुझे पूछें कि अगर आज मुझे पैसा डालना ही है, तो मैं किस सेगमेंट में डालूंगा? मैं उसे लार्ज कैप सेगमेंट की तरफ ज्यादा रखूंगा, मिड और स्मॉल कैप की तरफ कम रखूंगा, लमसम के हिसाब से। मिड और स्मॉल कैप बहुत अच्छा तरीका होगा अगर आप एसआईपी के थ्रू ही अप्रोच करें इस सेगमेंट्स को। लार्ज कैप में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी ठीक है, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। और जो आज के दिन में जो जो ग्लोबल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो बाकी चैलेंजर्स हैं इकोनॉमी में, उसके हिसाब से लार्ज कैप में रिस्क कम रहेगा। और मेरे ख्याल से अगर आपको पैसे डालने ही है तो आपको लार्ज कैप में प्रेफर करना चाहिए। जी। सर अभी आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या देख रहे हैं? फ़िलहाल जो ये ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? हम वैसे देखिए, हम लोग एकदम ट्रेंड को फॉलो करने की तरफ से नहीं है, बट अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में, सेबी ने म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। सेबी ने क्या किया है कि हर एक फंड की कैटेगरी बनाई है। सारे कैटेगरी में सारे फंडों के नाम सेम कर दिए हैं। तो अभी एक एक जेएम का भी फ्लेक्सी कैप होगा, किसी और का भी वही फ्लेक्सी कैप होगा। तो नाम सेम कर दिया है, इन्वेस्टमेंट फिलोसफी मैंडेट जो है सेम कर दी है। तो प्रोडक्ट काफी कंपेरेबल और सिंपल हो गए। दूसरा, किस तरीके से आप एडवर्टाइज कर सकते हो, किस तरीके से आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हो, इस पे भी काफी अच्छा कंट्रोल है, काफी कंपेरेबल है। तो आज के दिन में अगर आप डेटा देखेंगे, आपको काफी डेटा मिल जाता है जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सो ट्रेंड एक ही है आज के दिन में। अगर आप देखेंगे, ट्रेंड ये है कि आपको इन्वेस्टर को कैसे सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बना के देना है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सक्सेस उसी से है। दूसरा, कैसे बूम और बस सिनेरियो से इन्वेस्टर को बचाना है। तो हम हमारे पार्टनर्स के थ्रू काफी एजुकेशन रखते हैं। जैसे आप लोग के साथ अभी आज इंटरेक्शन हो रहा है तो हम लोग बता रहे हैं। तो हम लोग ऐसा अवॉइड करते हैं कि कैसे एक बूम बस सिनेरियो से लोगों को निकाल के एक कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट एज एसेट क्लास, इक्विटी की तरफ, डेट की तरफ लोगों को मोड़े, एंड इसको एक कोर पोर्टफोलियो अप्रोच के हिसाब से आपको अप्रोच करने का जो प्रोत्साहन हम लोग एज ए इंडस्ट्री देते हैं। सुपीरियर रिटर्न्स वर्सेस अदर क्लासेस, जैसे कि एफडी हुआ या फिर कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गोल्ड, रियल एस्टेट, ये कैसे आपको दें, यही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कोशिश करती है। और यही मेरे ख्याल से ट्रेंड रहेगा। इट इज बोरिंग, अगर मेरे ख्याल से ये ट्रेंड रहेगा भी आगे। सर हमारा क्या क्योंकि आप मानना बहुत ये है कि जी, बोरिंग में पैसा ज्यादा है। बोरिंग में पैसा ज़्यादा है। ठीक है। सर आप क्योंकि क्लोज़ली ट्रैक करते हैं, तो कई नए फंड्स बाज़ार में आए हैं, आपने भी देखा होगा।
तो नए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? इनमें जाना चाहिए या बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स में ही पैसा लगा चाहिए सक्सेस रेट देखते हुए? मैडम देखिए ऐसा है कि लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड जरूर इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि कैसे एक फंड मैनेजर अप्रोच करता है इस प्रोडक्ट को, या फिर एक कैसे एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है एक कोई एएमसी का, और उनका जो ओवरऑल अप्रोच है ये कैसा है, जो जरूर लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड इज सुपीरियर इन्फॉर्मेशन। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड ही अच्छा करेंगे और कोई नया फंड अच्छा नहीं करेगा। तो हर देखिए ये बहुत मुश्किल सवाल है कि, बट मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड के वहां पे क्या हो जाता है कि आपके पास एक बेसिस है डिसीजन लेने का, जबकि एक नए फंड को आप देखते हो तो आपके पास कोई डिसीजन के लिए बेसिस नहीं होता है। उस फंड मैनेजर का पास ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है, या फिर उस फंड में कुछ नॉवेल्टी होगी, काफी नए टाइप के फंड्स भी आ रहे हैं। सेबी भी आज सोच रही है कि कुछ नई कैटेगरीज को अलाउ करें। तो अगर ऐसा कुछ नया है जो आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठता है, तो आपको आप उस तरीके से आप उसको देख सकते हो। जनरली अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखे बिना आपको नए फंड्स में प्रिफर नहीं करना चाहिए। जरूर से देखिए, अगर आपके पास, अगर समझो आपके पास 10 टाइप के फंड है, लेकिन आपके पास वो एक नया फंड नहीं है और आपको उस एनएफओ में पार्टिसिपेट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो रिस्क क्या लेना चाहिए निवेशकों को? ये बड़ा सवाल है। रिस्क ले या नहीं? रिस्क लेना चाहिए क्या? मैडम रिस्क तो लेना ही चाहिए। बिना रिस्क के आपके रिटर्न कैसे बनेंगे? देखिए, बट पॉइंट क्या है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में देखते हो रिस्क होता है। जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म में 20 साल में मार्केट 20 टाइम्स जा चुका है। अगर आप 10-15 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे तो मार्केट कंसिस्टेंटली डबल डिजिट रिटर्न दे रहा है। वोलेटिलिटी जरूर होती है, बट आपको रिस्क का एडिक्वेट रिटर्न भी मिल रहा है। तो सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको मिलेगा। रिस्क जरूर लेना चाहिए, लेकिन यस, आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। पैसा आपका है, आपको भेड़ चाल में नहीं फंसना चाहिए। जो जैसे कि ये स्मॉल कैप मिड कैप में जिस टाइप की रैली हो गई, उसके बाद अगर आप टॉप पे इन्वेस्ट करोगे तो फिर आप एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हो। तो आपको थोड़ा स्टडी करके, काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जरूर आपको थोड़ा स्टडी करके लेना चाहिए। हर एक चीज में रिस्क है। देखिए, अगर आप कल को कोई बैंक में एफडी करते हो और कल वो बैंक बंद होगी तो उसमें भी शायद रिस्क है। तो रिस्क सब जगह है। इक्विटी में आपको सुपीरियर डेट एडजस्टेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। ये प्रूव हो चुका है। जिस हिसाब से अपनी कंट्री कर रही है, ये आगे भी ट्रेंड रह सकता है। ये समझ के आपको रिस्क जरूर लेना चाहिए। रिस्क नहीं लेना इस कंट्री में एक बहुत बड़ा रिस्क है मेरे ख्याल से। जी, जी, बिल्कुल। और शेयर बाज़ार में निवेश करना या म्यूचुअल फंड? आपकी हिदायत क्या रहेगी निवेशकों को? जैसे मैंने बताया मैडम कि अगर आपके पास टाइम है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि आज के दिन में कोई स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है, कोई नीचे क्यों जा रहा है, आज सारे कंपनीज के बिजनेसेस ग्लोबली कनेक्टेड हैं। हम हमारे पास रिसोर्सेस हैं जिससे हम लोग स्टडी करते हैं, काफी अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई कॉल लेते हैं। हमारे पास काफी डिसिप्लिन होती है, हम लोग रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। जबकि एक आम इन्वेस्टर, अगर उसके पास इतनी टाइम नहीं है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसको डेफिनेटली डायरेक्ट स्टॉक अवॉइड करने चाहिए। उसको म्यूचुअल फंड की तरफ आना चाहिए। वो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। उस लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में उनके लिए अच्छा रिटर्न बनेगा विदाउट द मेंटल टेंशन। बट हाँ, अगर आपके पास स्टडी करने की कैपेबिलिटी है तो आपके लिए स्टॉक मार्केट खुला ही है। जो हम लोग देख रहे हैं कि, ये देख रहे हैं कि काफी लोग शुरू करते हैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में, फिर वो रियलाइज करते हैं कि वो उतनी अच्छी तरीके से रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, वो उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और उसके कारण उनके पोर्टफोलियो के रिटर्न सफर करते हैं। तो हमने ऐसा देखा है कि काफी लोग जिन्होंने 5-5, 6-6 साल डायरेक्टली इन्वेस्ट किया हुआ है, आज वो सब छोड़ के डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की तरफ आ रहे हैं। तो जहां पे आप एक डिसिप्लिन्ड तरीके से सुपीरियर रिटर्न बना सकते जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया असद जी, इस तक को अपना समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए और दर्शकों को एनलाइटन करने के लिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। हैं। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड क्वेश्चंस आल्सो।
आपके व्यूअर्स को इसका बेनिफिट हो, यही कामना है। थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।